हमारे पास NFA गिवन है जी, और हमने इसका क्या बनाना है जी, DFA बनाना है। तो जो स्टार्टिंग स्टेट NFA में होती है वही स्टार्टिंग स्टेट DFA में बनती है, ठीक है। अब मैं साथ ही इसका टेबल भी एक दफ़ा, तो ये क्योंकि लास्ट टाइम ही कंसेप्ट है जी NFA से DFA कैसे बनता है, और ये एक मेथड है, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि ये हमारे पास जो NFA है गिवन, उसमें कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, P0 P1 P2 P3। अगर P0 P1 P2 P3 का पावर सेट लिया जाए ना, तो पावर सेट ये बनता है, 16 स्टेट्स बनती हैं, 2 की पावर 4 करें तो 16। तो हमारे पास ये 16 स्टेट्स हैं, और DFA में मैक्सिमम 16 स्टेट्स आ सकती हैं, ठीक हो गया। तो हम इनको लेबल दे सकते हैं, ठीक है। और मैं देखा कि इसी में से हम वो स्टेट्स पिक करेंगे। यहाँ मैं सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, मगर जब हम DFA के लिए वो लेबल देंगे तो हम विदाउट ये सेट की फॉर्म में हम ये कामा यूज नहीं करेंगे दो, ठीक है। तो यही इसका टेबल बना हुआ है, तो मैं इसको भी मूव कर देता हूँ जी। तो सबसे पहला काम कि जो स्टार्टिंग स्टेट है जी NFA में हमारे पास, वो ही DFA की स्टार्टिंग स्टेट बनेगी। अब DFA कहता क्या है कि जितनी स्टेट डिफाइन करोगे, हर स्टेट के लिए जितने अल्फाबेट्स है उनके लिए हमने एक और सिर्फ एक एज डिफाइन करना है। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले P0 के लिए एजेस डिफाइन करने, किसके लिए, मशीन में आपको नजर आ रहा है कि A के लिए भी एज है, B के लिए भी और C के लिए भी। इसका मतलब है P0 के लिए हमने ABC के लिए एज डिफाइन करना है। अब P0 से अगर मैं A रीड करूं, तो आप क्लियर देख रहे हैं कि P0 से A रीड करके मैं P0 पे भी रह सकता हूं और P1 पे भी जा सकता हूं। तो इसका मतलब है P0 से जब मैं A रीड करता हूं, तो मेरे पास जो पेयर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो मेरे पास आ रही है P0 P1, P0 P1। जब मैं P0 से A रीड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, P0 पे भी रह सकता हूँ और P1। तो ये दो वैल्यू आ रही है P0 P1 स्टेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है हम स्टेट एक डिफाइन करें P0 P1, और P0 स्टेट से हमने P0 स्टेट से जब A रीड करेंगे तो एक्चुअली हम कौन सी स्टेट पे जाएंगे, P0 P1। तो मैंने A के लिए डिफाइन कर दिया P0 से। इसी तरह जब मैं P0 से B रीड करूं, तो P0 से B का तो डिफाइन ही नहीं है, P0 से B रीड नहीं हुआ ना, P0 से C रीड हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे पास, जैसे ये पावर सेट में आप देख रहे हैं, तो P0 P1 कौन सी वैल्यू थी, वो ये थी जो पावर सेट में एक स्टेट तो मैं ये डिफाइन कर चुका हूँ। इसी तरह एक स्टेट, ये स्टार्टिंग स्टेट भी डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। अब हमारे पास P0 से B और C का ही नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी वैल्यू, कोई स्टेट नहीं आ रही है। एम्प्टी वैल्यू क्या है, दिस वन। हम इसको किसी लेबल कोई दे देंगे, इसको D के साथ असाइन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि DFA में हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये टेबल हम NFA के रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि NFA में हम सेट्स की फॉर्म लिखते हैं और उसमें मल्टीपल स्टेट्स या एम्प्टी स्टेट, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको किसी लेबल से रिप्लेस कर देंगे। तो मैं इस एम्प्टी वैल्यू को D से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो मेरे पास डी स्टेट, तो इसका मतलब है एक मैं नई स्टेट डिफाइन करता हूँ, जो एक्चुअली इसमें तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ इस तरह, ठीक है, कि मैं कोई ब्रैकेट कुछ ना लिखूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि डी टेबल में साइन किया, तो मैं इसको डी ही टेबल लेबल देता हूँ जी। और जब मैं P0 से B रीड करूँ या C रीड करूँ, तो एक्चुअली मैं एक डेड स्टेट पे जाऊंगा। ये एज जब मिस होते हैं NFA में, तो ये मेजॉरिटी हम एज उस वक्त मिस करते हैं जो एक्चुअली डेड स्टेट पे भेजने होते हैं, जिनका एक्सेप्टेंस में कोई किरदार नहीं है, वो हमेशा रिजेक्ट करवाने के लिए होते हैं। तो वो हम NFA में रिप्रेजेंट नहीं करवाते। इस वजह से
जो मिसिंग एज है वो एक्चुअली हम एक डेड स्टेट पे भेजेंगे, और फिर डेड स्टेट का आपने बगैर सोचे समझे जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनका लूप लगा देना है। ठीक है जी। तो ये अभी तक जो हमने किया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नई स्टेट्स जो आई हैं, हमने डीएफए का काम है कि जो नई स्टेट्स आ रही हैं उनके लिए आपने ए बी सी के लिए वो है डिफाइन करना है। तो हमारे पास अभी ये 3 स्टेट्स आई, ठीक है। हमने P0 के लिए तो डिफाइन कर चुके, इसी तरह मैं डी के लिए भी आपको बता दिया कि ये डेड स्टेट है, तो हम, ठीक है, यही ए बी सी के लिए एज होगा। अब P0 P1 इसके लिए हम डिफाइन करते हैं जी कि ए बी सी का एज क्या होगा। तो जब P0 और P1 आ जाएगी, P0 से ए रीड किया तो मेरे पास वैल्यू आती थी P0 P1, और जब मैं P1 से ए रीड करूं तो मेरे पास P2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है P0 P1 से मैं ए रीड करूं तो मेरे पास जो स्टेट्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, P0 P1 P2, ठीक है। और ये कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आए कि P0 P1 P2 कैसे आ रहा है, मैं फिर बता दूं कि P0 से ए रीड करना है तो P0 से ए रीड करें तो हमारे पास वैल्यू ये आप क्लियर देख रहे हैं, P0 से ए रीड किया था तो P0 P1 नहीं लिखा था, तो ये P0 P1 तो P0 की बेस पे आया, और P2 किसकी बेस पे आया जी, वो P1 से जब हमने ए रीड किया, ठीक है। हमारे पास P2 भी, तो ये हमने स्टेट डिफाइन की और हमने P0 से ए रीड करें P0 P1 से तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह बी रीड करेंगे, P0 P1 से बी रीड करें तो P0 से तो बी का एज ही नहीं डिफाइन, इसका मतलब एम्प्टी वैल्यू। सर P1 जी जी आपने जिस तरह P0 P1 पहले इनिशियली किया कि आप P0 से जब रीड करे थे तो वो P0 P1 पे जा रहा था सर, लेकिन आपने जब P1 से रीड किया तो उसके लिए आपने P0 और P1 को दोबारा इंक्लूड क्यों किया? बेटा मैंने P1 को नहीं, मैंने जो स्टेट आई थी वो आई थी स्टेट P0 P1, बिल्कुल सर। तो लिहाजा P0 और P1 दोनों से मैंने ए रीड करना है, ठीक हो गया, और अच्छा उनका ठीक है सर, यूनियन लेना है। ठीक है सर। अच्छा, इनके यूनियन से आपने दोबारा रीड किया, ठीक है। बिल्कुल, ये एक्चुअली क्योंकि P0 की बेस पे स्टेट आ रही थी P0 P1, तो जब हमने बिल्कुल इसके सर। लिए अब एबीसी के लिए डिफाइन करना है तो P0 से भी हमने रीड करना है वही अल्फाबेट, और P1 से भी, और फिर उनका यूनियन लेकर वो हमने स्टेट डिफाइन करनी है अगर कोई नहीं बनती है, ठीक हो गया। ठीक हो जैसे सर। अभी बी के लिए देखते हैं P0 से, क्योंकि यहाँ पे P0 डिफाइन है तो P0 से बी का तो डिफाइन नहीं था, इसका मतलब वो एम्प्टी था। तो P1 से देखते हैं बी का डिफाइन है, तो यस P1 से बी का डिफाइन है, कहाँ पे जा रहा है P3 पे, तो इसका मतलब है एम्प्टी यूनियन P3 करेंगे तो हमारे पास P3 आएगा, तो P3 हमने कहीं डिफाइन नहीं किया होगा, इसका मतलब है एक स्टेट डिफाइन करें जो P3 जिसको हम टेबल दें, और इसी तरह फिर सी के लिए तो P0 से सी का एज नहीं डिफाइन, P1 से सी का एज नहीं डिफाइन, इसका मतलब एम्प्टी वैल्यू आ रही है, और दोनों P0 P1 का जो आंसर आया है उसका अगर यूनियन लिया जाए तो एम्प्टी आंसर है, तो एम्प्टी को हमने किससे रिप्लेस किया था, डी के साथ, तो इसका मतलब है जब सी रीड करें तो हम डेड स्टेट पे भेज देंगे। तो ये हमने P0 P1 के लिए डिफाइन कर दिया जी। इसी तरह हम टेबल भी इसका कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे पास टेबल में भी वैल्यू क्या आएगी जी, P0 P1 P2 और फिर P3 और देन B। तो ये अभी तक आप देखें पावर सेट में जो स्टेट है ना उसी में से आनी है, अभी तक हमने कौन कौन सी स्टेट आ चुकी हैं जी, तो वो मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। अलावा P3 आ चुकी है जी। सर लेकिन एनएफए के सर ये अकॉर्डिंग डी स्टेट थोड़ी कंफ्यूज कर। बेटा डी एक्चुअली था जब हमारे पास कोई भी एज नहीं ना आता, ठीक है, तो वो एक्चुअली वैल्यू एम्प्टी होती है। जब जैसे P0 से B रीड करो तो B का एज डिफाइन है P0 पे, जी डिफाइन है बेटा। सर दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा।
मैं कह रहा हूँ कि P0 से B का ही डिफाइन है। ये वैसे समझाने वाला कंसेप्ट नहीं था, ये मैं लास्ट टाइम करवा चुका हूँ और आपको ये आना चाहिए था। ये तो मैं वैसे एक दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ। P0 से B का ही डिफाइन है यहाँ पे। नो सर, तो इसका मतलब एम्प्टी वैल्यू आ रही है, कोई स्टेट तो आ नहीं रहा क्योंकि B का एज ही नहीं डिफाइन। तो एम्प्टी एक्चुअली ये वैल्यू थी, तो मैंने इसको लेबल दे दिया हुआ है D का, ये इक्वल टू D। ओके सर। ठीक है, तो मैं जब कोई एज डिफाइन नहीं होता किसी स्टेट पे, एनएफए की बेस पे हम जा नहीं सकते, तो देन मैं उसको एम्प्टी लिखने के बजाय मैं उसको डी लेबल से रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक हो गया, ये एक्चुअली वैल्यू ये है। मैं उसको लेबल मैंने क्या असाइन कर दिया जी, लेबल मैंने डी कर दे दिया हुआ है। तो इसको ये, क्योंकि एक कंसेप्ट अगर आपको एक स्टेट के लिए समझ आ गया तो बाकी स्टेट्स भी वो रिपीट करनी है। तो अब हमारे पास जो नई स्टेट आई हैं इसकी बेस पे वो कौन कौन सी आई हैं वो हम लिखेंगे जी, और उनके लिए सेम सिनेरियो हम करेंगे, ए बी सी का हम डिफाइन करेंगे। तो अब हम P3 के लिए अगर मैं कहता हूँ जी ए बी सी के एज डिफाइन करें, तो बताएं P3 पे ए बी सी का तो ए बी का तो एज ही नहीं डिफाइन, सी का ही डिफाइन है जो उसी पे रह रहा है। तो इसका मतलब है जब P3 से सी रीड करें तो लूप लगा दें, और यस सर। बाकी ए बी के लिए क्या करना है, डी पे भेज देना है, क्योंकि एम्प्टी वैल्यू आ रही है। समझ रहे हैं इस बात को जी? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास P3 क्योंकि सिर्फ सी का एज है एनएफए में, तो हमने बाकी जो एज नहीं है वो हमने, क्योंकि डीएफए में डिफाइन करना जरूरी होते हैं, तो हम एक स्टेट डेड पे भेज रहे हैं, उसको मैंने डी का लेबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब है P3 से जब मैं सी रीड कर ए रीड करूं तो वो भी डी पे, ठीक है, एम्प्टी वैल्यू बेसिकली है वो, और देन हमारे पास P3। इसी तरह P0, P1, P3 के लिए अब ए बी सी का डिफाइन करना है। तो अब जब क्योंकि ये पेयर है P0, P1, P2, इसका मतलब P0 से रीड करना है, फिर P1 से रीड करना है, फिर P2 से रीड करना है। हमारे पास अगर मैं बात करूं तो P0, P1 से मुराद क्या है कि हमने 1 बाय 1 क्या करना है कि हमने एक्चुअली पहले P0 से ए रीड करना है, फिर यूनियन जो आंसर आए उसका, फिर P1 से ए रीड करना है, फिर यूनियन, और फिर हमने P2 से ए रीड करना है। तो हमारे पास एक्चुअली ये सिनेरियो है, हमने ये परफॉर्म करना है। आप फिर उस मशीन से देख सकते हैं और सेम सिनेरियो आप रिपीट करेंगे क्या कि हमने इसको अगर मैं सेम, फिर आप इसी तरह बी के लिए रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा डिटेल में थोड़ा सा आपको उम्मीद है शायद क्लियर। तो ये इस बेस पे के हमारे पास पेयर क्या था, P0, P1, P2। तो हमने सेम सिनेरियो भी करना है। अब P0 से ए रीड करें, तो P0 से ए रीड करें तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, P0 से ए रीड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है P0 और P1। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है जी, P0, P1। मैं अभी इसको सेट्स में ही लिखता हूँ, देन यूनियन। P1 से ए रीड करें तो P1 से ए रीड करें तो P2 आता है, इसका मतलब है यूनियन P2। फिर हमारे पास P2 से ए रीड करें तो P2 से ए का तो एज ही नहीं डिफाइन, P2 से ए का एज डिफाइन नहीं है, इसका मतलब है ये एम्प्टी आएगा। अब इन सब का यूनियन लें, तो यूनियन जब हम लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी P0, P1, P2। ठीक है, और इसको हमने लिखना कैसे होता है, क्या हम जब डिफाइन करें तो इसका मतलब वो हम कामा वगैरह यूज नहीं करेंगे और ये सेट्स की फॉर्म है, तो इसका हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, P0, P1, P2।
तो P0 P1 P2 तो ऑलरेडी डिफाइन है, P0 P1 P2 तो और इसका मतलब है जब मैं यहां से A रीड करूंगा तो इसी स्टेट पे लूप लगेगा। ठीक हो गया। सेम सिनेरियो आप B के लिए करेंगे, P0 से B रीड करें तो एज ही नहीं डिफाइन, P0 से B का तो एज ही नहीं डिफाइन, तो वैल्यू क्या आएगी एम्प्टी यूनियन। P1 से B का एज, तो P1 से B का एज डिफाइन है, P3 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है यूनियन P3 आएगा। फिर P2 से B का एज, तो P2 से B का एज डिफाइन है, क्या वैल्यू आ रही है P1, तो इसका मतलब है हमारे पास P1 आएगा। अब इनका यूनियन लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है P1 P3। अब इसको भी अगर लिखेंगे तो हम P1 P3 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास P1 P3 स्टेट डिफाइन है, इसका मतलब एक नई स्टेट डिफाइन करें, इसको नाम दे P1 P3, ठीक है। और वहां पे हम एज भेज देंगे P0 से। सर ये यूनियन वाली नहीं समझ आ रही मुझे। जी बेटा, सर मैं कह रहा हूँ ये नहीं समझ आ रहा यूनियन वाला। ये समझ नहीं आया यस सर, ये नहीं समझ आ रहा। बेटा, अगर ये समझ आ गया तो ये क्यों नहीं आया। तीसरी वैल्यू सर को देखते हैं, फिर देखते हैं। ये एक्चुअली बी था, P0 P1 P2 से B रीड करना है, तो P0 से B रीड करना है, P1 से B रीड करना है, P2 से, और जो वैल्यू आएगा उनका यूनियन हम एक्चुअली, ठीक है। तो इसको देखें, उम्मीद है शायद आ जाए समझ। P0 से C रीड करें तो P0 से C का एज एज डिफाइन ही नहीं नहीं है, डिफाइन सर, ये डी पे जाएगा। ठीक है। P1 से C का एज डिफाइन नहीं है, P1 पे भी C का वहाँ एज पे भी कोई नहीं डिफाइन डिफाइन नहीं, सर, इसका मतलब है ये भी ये भी डी एम्प्टी। पे जाएगा। यस सर। P2 से C का एज नहीं नहीं है डिफाइन, सर। इसका मतलब है ये भी एम्प्टी। अब जब इनका यूनियन लें तो एम्प्टी ही आना है, और एम्प्टी को हमने किससे मैंने रिप्लेस किया था, डी P सर। के साथ, ठीक है। इसका यस सर। मतलब है हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डेट स्टेट पे भेजना है जब मैं यहां से C रीड करूं। ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। यस सर। ठीक है, सर मैं ये जरा सही इसको, समझ आ गई मुझे। सर ये समझ नहीं आ रही कि बेसिकली हमने यूनियन लेना कैसे, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी स्टेट्स को हमने यूनियन लेना है जोड़ के। जी बेटा दोबारा से क्वेश्चन अपना रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ सर वो तो समझ आ गया मुझे, ये इस चीज में कंफ्यूजन है कि कौन कौन सी स्टेट्स को जोड़ के हमने यूनियन लेना है। मतलब P0 और P1 पहले हमने जोड़ा, उसका पेयर बनाया, फिर P0 P1 P2 का पेयर बनाया हमने। यार आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट सर मैं मैं देखता हूँ। अगर आपका थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन यहाँ तो वो रिटर्न फॉर्म में सेंड करते हैं, मुझे जो समझ आई है कि आप शायद स्टेट्स पे कंफ्यूज हैं कि ये स्टेट कैसे जनरेट हो रही है, कि ये कौन कौन सी आनी है इसमें स्टेट। यस सर, यस सर। बेटा हमने स्टार्ट किया था P0 से, तो P0 जी सर। की बेस पे जो जो स्टेट्स आ रही है ना हमने वो लिखनी है। P0 की बेस पे हमारे पास दो स्टेट्स आई थी, एक P0 P1 और एक D। फिर ठीक है सर। हम जब जो स्टेट जनरेट हुई है उनके लिए एबीसी का है, और उसकी बेस पे जो नई स्टेट आएंगी हम वो लिखेंगे, हम सारी के लिए नहीं करेंगे। तो P0 P1 से हमने ए के लिए, बी के लिए, ए के लिए ये स्टेट जनरेट होगी, बी के लिए ये P3 आ गई, और सी के लिए कोई स्टेट जनरेट होगी, वही पुरानी यूज। फिर इसी तरह ठीक फिर है। इसके लिए जब डिफाइन करें तो ये स्टेट जनरेट हुई है, क्यों, P1 P3 ऑलरेडी डिफाइन नहीं थी। तो जब हम किसी स्टेट के लिए डिफाइन कर रहे होंगे एबीसी, जो नई स्टेट तब बनेगी जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करती। ठीक है तो सर। हमने देखा P0 P1 P2 के लिए एक आई तो लूप लग गया क्योंकि ये स्टेट डिफाइन थी। सी का डेड स्टेट पे, बी के लिए हमारे पास P1 P3 वैल्यू आई थी, P1 P3। ठीक तो है। इस वजह से P1 P3 तो कोई डिफाइन नहीं थी, इस वजह से हमने P1 P3 डिफाइन की स्टेट। ठीक हो गया। ठीक है सर। तो ये ठीक है हमारे सर। पास P0 P1 के लिए क्या वैल्यू आई, ठीक है, मैं उसको लिख देता हूँ P1 और देन डी स्टेट, ठीक है। और जो नई स्टेट्स आई हमारे पास वो क्या है, P1 P3 हमारे पास नई स्टेट आई है जी, हमने उसके लिए अब डिफाइन करना। अभी तक जो हमारे पास जी वैल्यू आ चुकी है, जो हम कर चुके हैं, ठीक है, वो अब P1 P3 भी हमारे पास वैल्यू। तो ये 16 स्टेट्स मैक्सिमम बनती हैं
मगर ये मैक्सिमम नहीं हम बनाएंगे, नहीं तो ये आप ठीक है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम ये स्टेट्स ऑलमोस्ट हमारे पास मजीद 2 स्टेट्स बनेंगी, उसमें ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे स्टेट्स बनती हैं कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, उसकी बेस पे जो स्टेट नहीं जनरेट होंगी हम वो लिखेंगे, फिर उनके लिए एबीसी का है, फिर उसकी बेस पे अगर कोई स्टेट जनरेट हो रही है नहीं तो, और तब तक ये करते रहेंगे जब तक कोई ऐसी नई स्टेट जनरेट ना हो जिसके लिए हमने अल्फाबेट एबीसी का डिफाइन ना कर दिया हो। ठीक है, तो अभी ये डीएफए कंप्लीट नहीं है, क्यों कि P1 P3 के लिए हमने ए बी सी के लिए एड डिफाइन नहीं किया, तो हम P1 P3 के लिए एड डिफाइन करेंगे। तो P1 से और P3 के लिए आप डिफाइन करें तो P1 से ए रीड करें तो आपको पता है P0 P1 आता है, P3 से ए रीड करें तो एज ही नहीं डिफाइन। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ रहा है कि P1 से हम क्या रीड करें, ए रीड करें तो P0 और P1 आता है। ठीक है, और हमारे पास सॉरी मैं अगर इसका जो आंसर था वो क्या था मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, हमारे पास P1 P3 ही आता है इसका आंसर। जब हम P0 से B, P1 से B, P3 आता था और P2 से B, बिल्कुल P1 P3। अब P1 P3 से हम ए रीड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर जी, P0 सॉरी P1 से हमने बी ए रीड करना था, तो P1 से ए रीड करेंगे P2 आता है, P1 से ए P2, और P3 से B ए रीड करना है, P1 से P3 से, तो P3 का तो डिफाइन नहीं है, इसका मतलब है P1 से क्या आ रहा है P2। अब देखें जो अभी तक स्टेट डिफाइन है, क्या P2 इनमें डिफाइन है कहीं पे जी, P2 गिवन है इधर, नो सर, नहीं गिवन। नहीं गिवन, ये P0 P1 P2 है, ये सिंपल अकेला P2 नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमें एक नई स्टेट डिफाइन करनी होगी, कौन सी, P2। ठीक है, तो मैंने एक स्टेट डिफाइन की P2 और क्या किया, ए का P1 P3 से एक है उस पर भेजा। इसी तरह P1 P3 से B रीड करना, तो P1 से B P3 पे जाते हैं और P3 से B का तो एज ही नहीं डिफाइन, तो इसका मतलब है क्या स्टेट आ रही है हमारे पास P3, तो P3 स्टेट डिफाइन है जी, तो यस P3 स्टेट डिफाइन है, ये डिफाइन है हमने। तो यहाँ से जब हम B रीड करेंगे तो P3 पे आ जाएगा, फिर P1 P3 से C रीड करना है, तो P1 से C का तो एज ही नहीं डिफाइन, मगर P3 से C का एज डिफाइन है और वो P3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम फिर P3 हमारा आंसर आएगा, तो इसका मतलब है इसको हम C का एज भी P3 पे भेजेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद अब देखें अभी भी ये DFA नहीं है, क्यों कि P2 के लिए हमने एज डिफाइन करना है, P2 के लिए एज डिफाइन करना है। तो मैं अभी P1 P3 के लिए अगर इसको कंप्लीट कर दूं तो हमारे पास आंसर क्या है, ए के लिए P2 और बी और सी के लिए जो नई स्टेट आई है हमारे पास वो P2 आई है। तो अब P2 के लिए ए बी सी के लिए हमने अल्फा है, तो P2 से ए रीड करें तो डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी वैल्यू, जब एम्प्टी वैल्यू होगी तो P2 से एम्प्टी वैल्यू कहाँ पे जानी है, डेड स्टेट पे। P2 से B का एज डिफाइन है कहीं पे, यस डिफाइन है, कहाँ पे, P1 पे जा रहा है, तो इसका मतलब P1 स्टेट कहीं पे डिफाइन है, नहीं डिफाइन, इसका मतलब P1 स्टेट डिफाइन करें, तो मैं P1 स्टेट डिफाइन कर देता हूँ जी। और उसके बाद जी P1 स्टेट डिफाइन की P2 से ए रीड करके, सॉरी B रीड करके, फिर P2 से C रीड करें तो P2 से C का तो एज डिफाइन ही है, इसका मतलब है कि वो भी डेड स्टेट पे जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू। यहाँ तक हमने P2 के लिए कंप्लीट कर लिया, P2 के लिए कंप्लीट वैल्यू कर ली। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्टेट नहीं आ गई, वो कौन सी है जी, P1। अब P1 के लिए ए बी सी का डिफाइन करेंगे, तो P1 से ए रीड करें, तो P1 से ए कहाँ पे जा रहे हैं, P2 पे, इसका मतलब है क्या करें जी, P2 पे ए रीड करेंगे तो हम P2 पे एच भेज देंगे। इसी तरह P1 से हम B रीड करें तो P3 पे जा रहे हैं, P3 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से हम B का एच भेजेंगे।
फिर P1 से C रीड करें तो P1 से C का तो एज डिफाइन है, इसका मतलब ये डेड स्टेट पे भेजेंगे। ये हमारी कंप्लीट होगी जी मशीन। ये हमारी मशीन हमने जी कंप्लीट कर ली इसको। और दिस वन मैं ये जिस अब ये देखें, ये अभी DF कंप्लीट फाइनलाइज नहीं हुआ, ये एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? फाइनल स्टेट तो बनाई कोई नहीं हमने। तो फाइनल स्टेट का क्या रूल था कि P3 में जो जो फाइनल स्टेट होंगी NFA में, एक्चुअली NFA में जो जो फाइनल होंगी वो DFA में जो जो पेयर में वो वैल्यू आ रही होगी उसको फाइनल कर। अब यहाँ पे सिर्फ P3 फाइनल है, तो इसका मतलब P3 जहां जहां आ रहा है वो फाइनल होगा। तो P3 इस स्टेट में आ रहा है तो ये भी फाइनल, P3 इस स्टेट में भी आ रहा है जी, ये भी फाइनल। P3 और किसी स्टेट में भी नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ 2 फाइनल है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जी इसका DFA था। इसके लिए भी मैं अगर कंप्लीट कर दूं तो हमारे पास जी ये फाइनल स्टेट अगर मैंने बनानी है तो P3 फाइनल है प्लस और P1 P3, ये जी फाइनल, ये आपका कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल भी और DFA भी। ठीक हो गया जी। कैसे स्टेट्स जनरेट होती हैं, क्या आप पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, उसके लिए ABC का डिफाइन करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ABC थे। तो अगर कोई नई स्टेट जनरेट होती है तो देन फिर हम वो लिखेंगे और फिर उनके लिए अल्फ़ाबेट्स के एजेस डिफाइन करेंगे, क्योंकि DFA कहते हैं किसे, जितनी स्टेट्स बनाओगे हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट के लिए आपने एज डिफाइन किया है।